हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस आरटीके पे आपका स्वागत है। आज हम आपको आर्मी की जो प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है उसमें प्रश्न पत्र नंबर 36 करवाएंगे। तो देखिए भाई, ये वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट पूरा वीडियो अच्छी तरह से नोट्स वगैरह बनाते चलिए, पूरा वीडियो देखिए। तो आओ भाई, करते हैं मिलकर के स्टूडेंट्स। सागर क्लासेस आरटीके पे आपका स्वागत है। अभ्यास पेपर सेट ये आपका है 36। पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कोणार्क का मंदिर कहाँ है। तो प्रश्न देखिए भाई, कोणार्क का मंदिर कहाँ है। कोणार्क का मंदिर कहाँ है। तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो है स्टूडेंट्स, इसमें कोणार्क का मंदिर है। और इसका दूसरा नाम जो है कोणार्क के मंदिर का, इसको हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर या कोणार्क का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में। दूसरा नाम क्या है इसका, ब्लैक पैगोडा। दूसरी चीज़ देखिए, उड़ीसा की चर्चा आ गई है स्टूडेंट्स, तो इसकी राजधानी कौन सी है पूछ सकता है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। एक इसके बारे में पूछता है कि भाई यहाँ पर एक वन्य अभ्यारण्य है, कौन सा है, सिंपलीपाल वन्य अभ्यारण्य है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पूछता है, एक बांध पूछता है स्टूडेंट्स की ओडिशा में कौन सा फेमस बांध है। तो ये है आपका, बता दें, हीराकुंड बांध यहाँ पे फेमस है। यदि नदी पूछ ले स्टूडेंट्स तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। जहाँ तक मंदिरों की चर्चा है तो स्टूडेंट्स जो ओडिशा का कोणार्क मंदिर है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिंगराज मंदिर भी है, और एक स्टूडेंट्स जगन्नाथपुरी मंदिर भी है, जगन्नाथपुरी मंदिर भी है। दूसरी चीज़ चिल्का झील जो है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी ओडिशा में है। तो ओडिशा से रिलेटेड ये 8-10 क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो है पर्सन पेपर में ज़रूर बनता है भाई, तो आप इनको सभी को ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो महाद्वीपों की जो संख्या है स्टूडेंट्स वो कितनी है, वो है आपकी 7। महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है। कई बार इनको ये पूछ लेता है कि भाई सीक्वेंस में लगाइए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले चर्चा करता हूँ जनसंख्या, इसके क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया। दूसरा जो महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। और चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। और पांचवा जो महाद्वीप है वो है आपका स्टूडेंट्स अंटार्कटिका। और छठा जो महाद्वीप है सीक्वेंस में आपका यूरोप है। और सातवां जो महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से पूछ सकता है कि पहले नंबर का बड़ा बताओ, दूसरे नंबर का बड़ा बताओ, सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ। तो क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का ये क्रम आप इजीली बता दोगे। संख्या में ये 7 हैं। यहाँ तक आपके प्रश्न पत्र का जो है वो लेवल बनता है। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ से बताएं आपको जनसंख्या में पहला, दूसरा, तीसरा पूछ लेता है। तो पहला जो है जनसंख्या में एशिया है। विश्व की जो है 60% पॉपुलेशन एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है और 30% एरिया इसके पास है। तो एरिया में भी बड़ा है ये और जनसंख्या में भी यह बड़ा है। नेक्स्ट देखें भाई, दूसरा जनसंख्या में कौन सा बड़ा है, अफ्रीका है। अफ्रीका जो है जनसंख्या में बड़ा है। तीसरा जनसंख्या में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें यूरोप करना है। यूरोप जो है तीसरा बड़ा है। चौथे नंबर पर बड़ा आपका उत्तरी अमेरिका है। पांचवें नंबर पर बड़ा आपका दक्षिणी अमेरिका है।
और छठे नंबर पर जो है छठा और सातवां, यहाँ पर अंटार्कटिका जनसंख्या में सबसे छोटा है और ये निर्जन महाद्वीप पर स्टूडेंट्स, इस पर आबादी नहीं है। और जो छठा है आपका ये आ जाएगा भी आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीप छोटा बड़ा जनसंख्या के आधार पे पूछ रहा है या क्षेत्रफल पर। एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि यदि वो जनसंख्या और क्षेत्रफल का जिक्र ही नहीं करे और ये पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग में क्षेत्रफल को लेना है, न कि जनसंख्या को लेना है। हाँ, जनसंख्या का पूछेगा तो जनसंख्या को वो मेंशन करेगा कि जनसंख्या के आधार पर बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुक किस खेल से संबंधित है। हुक किस खेल से संबंधित है। देखिए भाई एक शब्दावली है स्टूडेंट्स, हुक किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। हुक जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, तो स्टूडेंट्स ये है आपका मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से संबंधित है। कई बार ये पूछ लेता है कि गुगली किस खेल से संबंधित है। गुगली, चाइनामैन, चाइनामैन ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो कोई एक खेलों से संबंधित ये शब्दावली डाल देता है। कंप्लीट शब्दावली के आपको टेबल लिखवाएंगे, कोई एक शब्दावली डाल देगा और ये पूछेगा कि भाई ये किस खेल से संबंधित हैं, तो इजीली बता देंगे हम ये इस खेल से संबंधित हैं। पेपर का लेवल जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान रहने वाला है। और चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी कम जो है आपके पास समय है और काफ़ी कम ही जो है सब्सक्राइबर बचे हैं। हमारे टारगेट को पूरा होने में फिर आपका लाइव जो है वो हम बैच चलाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको देने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से टारगेट पूरा हो जाए और लाइव कोर्स आपका हो। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है स्टूडेंट्स और कोरोना डिजीज़ के कारण से आपकी ऑफलाइन क्लासें जो है वो मेरे को नहीं लग रहा कि भाई ये हो भी पाएंगी। यदि कुछ इसमें रिलैक्सेशन मिलती है तो प्रयास किया जाएगा ज़रूर। देखिए अभी क्या कहता है अगला क्वेश्चन, वोट के लिए क्या ज़रूरी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वोट मतदान, वोट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इसमें वोट के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उम्र। किसी व्यक्ति की जो भारत का नागरिक है उसकी उम्र यदि 18 वर्ष की हो चुकी है तो वह मतदान कर सकता है। एज से रिलेटेड उम्र ज़रूरी है वोट के लिए, सबसे ज़रूरी। नेक्स्ट देखिए भाई, भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी क्या है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो अभी दिमाग में ले भी आए होंगे। भूटान की जो राजधानी है स्टूडेंट्स वो है थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है, हमारा पड़ोसी देश है। ज़्यादा नहीं तो हमारे राज्यों की, सभी राज्यों की राजधानियाँ और हमारे पड़ोसी देशों की राजधानियाँ आपको टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान की राजधानी जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। उसके बाद में अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है स्टूडेंट्स, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल है। उसके बाद में चीन, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, बीजिंग। नेपाल की जो राजधानी है वो स्टूडेंट्स काठमांडू है, काठमांडू, काठमांडू है। और इसकी भूटान, भूटान की जो राजधानी है वो है स्टूडेंट्स आपकी थिम्पू। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। पड़ोसी देशों की राजधानियाँ टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, ढाका है। और भाई आपकी म्यांमार, म्यांमार की जो राजधानी है वो है स्टूडेंट्स नेपेताई, नेपेताई। ठीक है, इसका पुराना नाम जो है वो बर्मा होता था और पहले जो समय में राजधानी होती थी वो होती थी भी आपकी रंगून। तो दोनों ही नाम, राजधानी का नाम भी और राज्य देश का नाम भी ये चेंज हो गया है। इसके बाद ये आपके जो पड़ोसी देश हैं स्टूडेंट्स उनकी राजधानियां हैं। तो कितने पड़ोसी देश हो गए देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा समुद्री पड़ोसी देश जो है श्रीलंका है, श्रीलंका। इसकी जो राजधानी है स्टूडेंट्स वो कोलंबो भी है और जयवर्धने कट्टी है, श्रीलंका।
जयवर्धने कट्टे। तो ये इसकी राजधानी ध्यान में रखनी है आपको। तो इस तरह से देखिए भाई, नेक्स्ट है जनगणना किस अंतराल पर होती है। प्रश्न है जनगणना किस अंतराल पर होती है, अंतराल पर होती है। तो जनगणना स्टूडेंट्स आपको पता है बिल्कुल आसान है। जनगणना जो है 10 वर्ष में एक बार होती है। यहाँ पर कई बार पहली जनगणना पूछ लेता है। तो पहली जनगणना स्टूडेंट्स 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी ये पूछ लेता है। तो लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी और यह अनियमित थी। और यदि हम नेक्स्ट करें दूसरी जनगणना या पहली नियमित जनगणना, तो स्टूडेंट्स ये आपका ये यहाँ पे जो है आपका 1872 और आपका ये 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। और जो 2011 की जनगणना है, ये कौन सी जनगणना है भाई 2011 की जनगणना, तो हम बताएंगे यह 15वीं जनगणना है। अब 2021 में जनगणना कौन सी होगी, 16वीं जनगणना होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है जनगणना से रिलेटेड। दूसरी चीज़ देखें भाई, क्या कहता है, कहता है इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है। इंडिया मिलिट्री अकादमी, इंडिया मिलिट्री अकादमी, अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंडिया मिलिट्री अकादमी ऑप्शन आ जाएगा देहरादून। देहरादून और देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड स्टूडेंट्स किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पे एक बार बार पेपरों में आता है चिपको आंदोलन कहाँ चला था, चिपको आंदोलन, इसके बारे में भी पेपरों में ज़्यादा आ जाता है। चिपको आंदोलन स्टूडेंट्स ये उत्तराखंड के चमोली में चला था, चमोली। और चिपको आंदोलन कब चला था, 1973 में चला था। नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का, 1973 में चला था। और चिप किसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फूलों की घाटी भी बोलते हैं, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भी इसको कहा जाता है। और यह जो है 1973 में चला था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। तो प्रश्न में से प्रश्न निकलता है स्टूडेंट्स। जीएस जो है एक विस्तृत और काफ़ी विशाल जो सब्जेक्ट है, इसमें आप इस तरह से ही प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आपकी अच्छी तैयारी होगी। दूसरा पॉइंट है अबुल फजल किसके शासनकाल में थे, तो इसको साफ कर देते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें स्टूडेंट्स, ताकि जल्दी हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का पूरा हो और जल्दी से जल्दी हम आपको ऑनलाइन क्लास बैच के साथ में दे सकें। अब ज़्यादा समय नहीं बचता है, तो मेरे हिसाब से यदि ये चीज़ हो जाती है तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, रेगुलर आपको क्लासें मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए अभी अबुल फजल किसके शासनकाल में थे। अबुल फजल किसके शासनकाल में थे, किसके शासन काल में थे। तो स्टूडेंट्स जो अबुल फजल हैं ये किसके शासनकाल में थे, ये थे अकबर के समय में, अकबर के समय में। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, 1556 से 1605, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। और ये स्टूडेंट्स जो अबुल फजल हैं इनकी एक बुक आ जाती है आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। ये इसके 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। अकबर से रिलेटेड जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कई बार बता चुका हूँ। जिस तरह से अकबर ने कौन सा कर हटवाया, तो स्टूडेंट्स अकबर ने 1564 में जजिया कर हटवाया था। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, तो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म में चलाया था। तो इसके प्रश्न इससे शासनकाल से स्टूडेंट्स जरूर प्रश्न बन जाते हैं। इसके 9 रत्नों में से एक टोडरमल का यहाँ से प्रश्न आता है कि टोडरमल का कौन सा जो है सेक्टर होता था, किस क्षेत्र में टोडरमल थे। 9 रत्नों में से तो एक थे, लेकिन क्षेत्र कौन सा था, टोडरमल राजस्व अधिकारी थे भाई। एक मान सिंह कहा जाता है जो सेनापति थे। तो इस तरह से प्रश्न में से प्रश्न निकलता है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है, प्रश्न है आपका म्यांमार किसका नाम है, तो बता चुके हैं बर्मा का। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल
नेहरू, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये चाचा के नाम से स्टूडेंट्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे चाचा के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद, ये इनका जन्म है। और देश के पहले ये प्रधानमंत्री थे। बच्चों से प्रेम करने के कारण से स्टूडेंट्स इनको जो है चाचा नेहरू बुलाते थे। और इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टूडेंट्स भारत की खोज बुक का नाम भी पूछ लेता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक जो थी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरा देखिए अभी क्या कहता है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? प्रश्न है संविधान कब लागू हुआ? तो स्टूडेंट संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। बन के तैयार कब हो गया था भाई? इसका भी पूछ लेता है, बन के तैयार कब हो गया था? तो स्टूडेंट्स ये 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। बनकर तैयार। कई बार संविधान निर्माता पूछ लेता है, संविधान निर्माता कौन है या संविधान के पिता कौन है? तो संविधान के पिता या संविधान निर्माता हैं स्टूडेंट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान के पिता हैं या संविधान के निर्माता हैं। दूसरी चीज देखें क्या कहता है, वोट देने के लिए उम्र चाहिए। पहले भी हम बता चुके हैं वोट देने के लिए उम्र, वोट देने के लिए उम्र, तो उम्र कितनी है स्टूडेंट्स वोटर की? ये उम्र है आपकी 18 वर्ष। पहले कितनी थी? यदि ये पूछ ले कि उम्र पहले कितनी थी भाई, तो पहले थी स्टूडेंट्स 21 वर्ष। लेकिन 1989 61वां संविधान संशोधन, 61वां, और उम्र कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी गई थी वोटर की। उम्र से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर देख लेना है, जरूर पेपर में बन सकता है। जिस तरह से एक बार आपको फिर से बता देते हैं भी, राष्ट्रपति की उम्र, उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए अधिकतम, और भाई आपकी राज्यपाल, ये न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए एक राज्यपाल। इन सब की उम्र स्टूडेंट्स आपकी 35 वर्ष कम से कम हो। कई बार लोकसभा सदस्य की पूछ लेता है कि लोकसभा सदस्य की उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से एक कई बार ये पूछ लेता है प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा, ये सांसद ही जो है वो बनता है प्रधानमंत्री, तो इसके लिए भी कितनी? 25 वर्ष। एक कई बार ये पूछ लेता है कि भी आपका जो विधायक है या मुख्यमंत्री की कम से कम उम्र, मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की भी कितनी? 25 वर्ष कम से कम उम्र। या फिर विधायक जो आपके MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जो होते हैं, इनके लिए भी कितनी? 25 वर्ष। एक राज्यसभा की पूछ लेता है, राज्यसभा के लिए स्टूडेंट्स 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। एक सरपंच की पूछ लेता है कई बार, तो सरपंच की उम्र कितनी है? 21 वर्ष। और मतदाता की मैंने आपको बता ही दी 18 वर्ष होती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की स्टूडेंट्स 65 वर्ष, हाई कोर्ट की 62 वर्ष। तो ये इस अधिकतम उम्र सीमा होती है, उनके न्यूनतम नहीं होती। तो ये आपको उम्र से रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न बन जाते हैं आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। दूसरा देखिए क्या कहता है, ईरान की राजधानी क्या है? तो स्टूडेंट्स ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। इसको हम साफ कर लेते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ऑनलाइन जो लाइव क्लासों की सुविधा मिल सके। स्टूडेंट्स ये फ्री प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही हैं। तो आपका भी अपने लेवल पर कुछ जो है कर्तव्य बन जाता है कि भाई और सुविधा मिले, तो उसके लिए टारगेट को जल्दी से जल्दी आप पूरा कीजिए। और मेरे को उम्मीद है कि ये अगले 2 से 4 दिन में आप पूरा कर दोगे। तो देखिए भाई, ईरान की राजधानी, ईरान की
राजधानी। तो तेहरान है, तेहरान जो है स्टूडेंट्स ईरान की राजधानी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ में आपका चावल भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है। यहाँ ऑप्शन में जो है स्टूडेंट्स मक्का था, तो आंसर क्या आ जाएगा? मक्का जो है वो खाद्य पदार्थ है। आसान क्वेश्चन है, नहीं मानता कि मैं इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, धातु में धातु का मिश्रण कहलाता है, एलॉय कहलाता है। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? एलॉय कहलाता है। एलॉय कहलाता है धातु में धातु का मिश्रण, यानी कि मिश्रित धातु। धातु में धातु का मिश्रण एलॉय कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में? मिश्रित धातु। कई बार बाइक आप खरीदते हैं तो आपने ये सुना होगा कि कैसे व्हील हैं इसके? एलॉय व्हील हैं। एलॉय व्हील का मतलब है जो उसके रिम है स्टूडेंट्स, वो मिश्रित दो धातुओं से मिलकर के बनते हैं और उनमें गुणवत्ता बढ़ जाती है, उनको जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, एक तार में से एक समान विद्युत धारा दौड़ रही है तो तार पर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शब्दों के फेर में फंसाने की कोशिश की गई है। कहता कि एक तार में से विद्युत धारा दौड़ रही है। विद्युत धारा दौड़ रही है। एक तार में से विद्युत धारा दौड़ रही है तो तार पर होगा। तार पर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्लस में विद्युत क्षेत्र। तार के ऊपर दोनों होंगे तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा। ये दोनों ए और बी दोनों, एक में ऑप्शन में विद्युत क्षेत्र था, एक में चुंबकीय क्षेत्र था, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर आ जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूरेनियम को निर्वात में रख देंगे तो कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन में दिए गए थे, केरोसिन दिया गया था, एलपीजी दिया गया था, तो ठोस ईंधन पूछता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन के ऊपर प्रश्न है ये, ठोस ईंधन देख लेना आप, ठोस ईंधन। तो ऑप्शन है आपका तारकोल। कोल तार भी बोलते हैं इसको, कोल तार। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखें भाई, नेक्स्ट है, तड़ित होने का क्या अर्थ है? प्रश्न है, तड़ित होने का अर्थ क्या है? तड़ित होने का अर्थ क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन बनाया है। तड़ित होने का अर्थ क्या है? मतलब बिजली के गिरने का अर्थ क्या है?
तो आंसर आ जाएगा आवेशों का भू संपर्क। आवेशों का भू संपर्क यानी भूमि के संपर्क में आवेशों का आना ही क्या होता है, बिजली गिरना कहलाता है। नेक्स्ट है, दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं। क्वेश्चन है, दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, एक कम चमक रहा है, दूसरा ज़्यादा। एक कम और दूसरा ज़्यादा चमक रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैं आंसर दे रहा हूं सीधे, कम चमकने वाले पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा। कम चमकने वाले बल्ब पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यह आंसर आ जाएगा। जो ज़्यादा चमक रहा है इसका मतलब उसमें विद्युत धारा ज़्यादा बह रही है, प्रतिरोध कम है। जो कम चमक रहा है इसका मतलब विद्युत धारा उसमें कम बह रही है, विद्युत धारा का प्रतिरोध हो रहा है, तो ज़्यादा उसमें प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट है, पानी किस तापमान पर उबलता है? पानी किस तापमान पर उबलता है? पानी किस तापमान पर उबलता है? तो स्टूडेंट्स कॉमन प्रश्न आ जाए, पानी किस तापमान पर उबलता है। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम प्रश्न बताएंगे। सतह के दाब पर निर्भर करेगा। सतह के दाब पर निर्भर करेगा। अब ये सतह के दाब पर निर्भर करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे निर्भर करेगा? तो स्टूडेंट्स देखिए, यदि दाब ज़्यादा है तो पानी अधिक ताप पर उबलेगा, और दाब यदि कम है तो कम ताप पर उबलेगा। अब कम ताप पर उबलेगा, इसका एक उदाहरण और सुन लीजिए आप, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। यदि माउंट एवरेस्ट की मैं चर्चा करूं, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की ऊंची चोटी है, वहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है पानी उबल जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 68 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाएगा। और यदि मैं धरातल की बात करूं, धरातल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबल जाएगा। धरातल पर वायुदाब ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट पर वायुदाब कम है। जहाँ पर वायुदाब कम होगा वहाँ पर पानी जल्दी उबल जाएगा, और जहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी जो है वो देरी से उबलेगा, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर की उसको ज़रूरतें होगी। और इसी के कारण से पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है, क्योंकि पानी कम ही तापमान पर बॉइलिंग करने लग जाता है तो खाने को ऊष्मा कम मिलती है। जो हम जैसे कि हम मान लिया चावल पका रहे हैं तो चावल को 68 डिग्री सेल्सियस की ही ऊष्मा मिलेगी। और ये आपको पता ही है, किसी भी पदार्थ का यदि बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो उसके बाद में उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर चढ़ने पर दाब, पहाड़ों पर चढ़ने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहाड़ों पर चढ़ने पर दाब क्या होगा? कम हो जाएगा, कम होगा भाई। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। एक पानी के बारे में आ जाता है, प्रकृति में पानी जो है स्टूडेंट सबसे बड़ा विलायक है। चीज़ों को घोलने की सबसे ज़्यादा क्षमता पानी में ही है। H2O इसका रासायनिक सूत्र है। और पानी की मात्रा पूछ ले स्टूडेंट्स, मीठे पानी की मात्रा आ जाती है कई बार, तो मीठे पानी की जो मात्रा है कुल पानी का 3% ही है भाई।
बाकी जो 97% पानी नमकीन है। और इसी कारण से जो 3% है उसको भी यदि हम 100 के इक्वल मान लें तो उसका 80 से 90% पानी अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। तो आप अब अनुमान लगा सकते हो कि पीने का पानी कितना कम है। इसी कारण से विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखें भी क्या कहता है, जल का गलनांक कितने डिग्री है। गलनांक कितने डिग्री है, जल का गलनांक पूछ रहा है। जल का गलनांक कितने डिग्री है, इसको साफ कर लेते हैं भी। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य मित्रों को भी बताइए। किसी तरह का कोई यदि आपको मिस्टेक लग रही है तो स्टूडेंट्स सुझाव दीजिए, आपके सुझावों पर जो हो अमल किया जाएगा। तो देखिए भी क्वेश्चन क्या कहता है, जल का गलनांक कितने डिग्री होता है। जल का गलनांक, गलनांक क्या होता है स्टूडेंट्स, जल का गलनांक कितने डिग्री होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री होता है, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल की इक्वालिटी है स्टूडेंट्स, ये 0 पर आपको ठोस अवस्था में भी मिलेगा, यह 0 पर आपको तरल अवस्था में भी मिलेगा और यह 0 पर आपको गैसीय अवस्था में भी मिलेगा। इसे बोलते हैं जल का त्रियक बिंदु। यहाँ पर गलनांक पूछा गया है तो हमने 0 डिग्री बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। CHCl3, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, तो CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। एक सूत्र जरूर पेपर में बनेगा। सूर्य की किरण कितने समय में पृथ्वी पर आती है। सूर्य की किरण कितने समय में पृथ्वी पर आती है। तो सूर्य की किरण कितने समय में पृथ्वी पर आती है स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 500 सेकेंड, या हम ये कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है। अब कई बार चंद्रमा से पूछ लेता, देखिए एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसके साथ में हम अटैच कर देते हैं। चंद्रमा से प्रकाश पूछ लेता है तो 1.3 सेकेंड। कई बार प्रकाश की चाल पूछ लेता है। चाल क्या होती है स्टूडेंट्स, जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा नियम है। गाड़ी द्वारा आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है, तो इस कौन सा है, तो ये है स्टूडेंट जड़त्व का नियम। कोई भी चीज़ है यदि विराम अवस्था में है और अचानक गति में आएगी तो भी धक्का देगी, गति अवस्था में अचानक रुकेगी तो भी धक्का देगी, तो इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट नंबर 36। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल जो है स्टूडेंट्स अपने जल्दी से जल्दी जो 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए ताकि ऑनलाइन क्लासें आपकी लाइव शुरू हो सकें। और आज से एक सूचना आपको मैं दे रहा हूं, आज से स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियो है वो मैथ की आर्मी स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो हमने जैसे जीएस के डाले हैं वैसे मैथ के भी हमने आज स्टार्ट कर दिए हैं और जो है धीरे धीरे हम वो भी कंप्लीट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।